Q1 निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करें। 1. लोकसभा के मनोनीत सदस्य। 2. राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। 3. राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। 4. राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। उपरोक्त में से कितने लोग भारत के राष्ट्रपति के चुनाव और महाभियोग दोनों में भाग लेते हैं? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल केवल 3, D होल सभी 4। उत्तर A केवल 1। व्याख्या। कथन 4 सही है। केवल राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव और महाभियोग इम्पीचमेंट दोनों में भाग लेते हैं। कथन 1 गलत है। लोकसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, लेकिन महाभियोग में भाग लेते हैं। कथन 2 और 3 गलत हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति की किसी भी प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य चुनाव में तो भाग लेते हैं, लेकिन महाभियोग में उनकी कोई भूमिका नहीं होती। Q2 काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसके सदस्यों का चुनाव उस राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। 2. भारतीय संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया है। 3. 106 संविधान संशोधन अधिनियम 2023 द्वारा राज्यसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन गलत हैं? A होल केवल 1 और 3B केवल 1, C केवल 2 और 3D 1, 2 और 3। उत्तर D 1, 2 और 3। व्याख्या। कथन 1 गलत है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव केवल राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। कथन 2 गलत है। संविधान ने कार्यकाल निर्धारित नहीं किया था, बल्कि संसद को शक्ति दी थी। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत कार्यकाल 6 वर्ष तय किया गया। कथन 3 गलत है। 106 संशोधन नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण दिया गया है, राज्यसभा या विधान परिषदों में नहीं। Q3 कैबिनेट शब्द का उल्लेख भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में किया गया है? A भाग V, B भाग 18, C भाग X, XD भाग VI। उत्तर B भाग 18। व्याख्या। विकल्प B सही है। मूल संविधान में कैबिनेट शब्द नहीं था। इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया, जो भाग 18 आपातकालीन प्रावधान के अंतर्गत आता है। विकल्प A, C, D भाग V में संघ सरकार, भाग XX में संविधान संशोधन और भाग VI में राज्य सरकारें हैं, जिनमें इस विशिष्ट शब्द का उल्लेख उस रूप में नहीं है। Q4 भारतीय संसद में निम्नलिखित परिस्थितियों पर विचार करें। 1. यदि कोई सांसद स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है। 2. यदि सदन का कोई निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। 3. यदि कोई सदस्य अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होता है और स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है तथा पद छोड़ने के बाद पुनः पार्टी में शामिल हो जाता है। 4. यदि कोई मनोनीत संसद सदस्य सदन में अपना सदस्यता ग्रहण करने की तिथि से 6 माह के पश्चात किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है। उपर्युक्त में से कितनी परिस्थितियों में भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत संसद के किसी सदस्य को अयोग्य ठहराया जा सकता है? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल केवल 3, D होल सभी 4। उत्तर C केवल 3। व्याख्या। परिस्थिति 1, 2 और 4 इन तीनों स्थितियों में सदस्य अयोग्य डिस्क्वालिफाइड हो जाता है। परिस्थिति 3 अपवाद है। यदि कोई सदस्य लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का उपसभापति चुना जाता है तो वो अपनी पार्टी छोड़ सकता है और पद के बाद पुनः शामिल हो सकता है। उस पर दल बदल कानून लागू नहीं होता। Q5 निम्नलिखित में से कौन से देशों का समूह यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन EFTA का सदस्य हैं? A होल स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली। B होल ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, नॉर्वे, पुर्तगाल। C होल आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। D होल लिक्टेनस्टीन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड। उत्तर D लिक्टेनस्टीन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड। व्याख्या। विकल्प D सही है। EFTA में केवल 4 देश शामिल हैं: आइसलैंड, लिक्टेनस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। अन्य विकल्प जर्मनी, फ्रांस, इटली विकल्प A और फिनलैंड विकल्प C यूरोपीय संघ EU के सदस्य हैं, EFTA के नहीं। Q6 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन I ब्रिटिश सम्राट की तरह भारत का राष्ट्रपति देश की संसद का एक अभिन्न अंग है। कथन 2 भारत की तरह ब्रिटेन की संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक ब्रिटिश सम्राट की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? A कथन I और कथन 2 दोनों सही हैं
और कथन 2 कथन आई का सही स्पष्टीकरण है। बी होल कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं, लेकिन कथन 2 कथन आई का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी होल कथन आई सही है, लेकिन कथन 2 गलत है। डी कथन आई गलत है, लेकिन कथन 2 सही है। उत्तर ए कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन आई का सही स्पष्टीकरण है। व्याख्या। कथन आई सही है। अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनती है। कथन 2 सही है। संसदीय शासन प्रणाली में कोई भी विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब उस पर राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति या सम्राट की सहमति प्राप्त हो। यही कारण है कि उन्हें संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। Q7 भारत में लोकसभा चुनावों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? 1. किसी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति को उस लोकसभा क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। 2. लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। 3. यदि कोई उम्मीदवार निर्वाचन क्षेत्र में डाले गए कुल वैध मतों का कम से कम 6% मत प्राप्त करने में असफल रहता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। 1 होल केवल 1 और 3B केवल 3C केवल 2 और 3D इनमें से कोई भी नहीं। उत्तर बी केवल 3। व्याख्या। कथन 1 गलत है। उम्मीदवार को भारत के किसी भी संसदीय क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए, न कि केवल उसी क्षेत्र का जहां से वो चुनाव लड़ रहा है। कथन 2 गलत है। लोकसभा चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। 21 वर्ष पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए है। कथन 3 सही है। यदि उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 1/6 भाग लगभग 16.66% न कि 6% नहीं मिलता तो जमानत राशि जब्त हो जाती है। नोट: प्रश्न के विकल्प अनुसार बी केवल 3 दिया गया है, हालांकि तकनीकी रूप से 1/6 भाग नियम है। Q8 भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. वे भारतीय विधिज्ञ परिषद बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पदेन सदस्य होते हैं। 2. उन्हें भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। 3. अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें निजी कानूनी प्रैक्टिस से वंचित कर दिया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही हैं? 1 होल केवल 2B केवल 1 और 2C केवल 1 और 3D 1 2 और 3। उत्तर बी होल केवल 1 और 2। व्याख्या। कथन 1 सही है। महान्यायवादी बार काउंसिल के पदेन सदस्य होते हैं। कथन 2 सही है। उन्हें भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार, राइट ऑफ ऑडियंस प्राप्त है। कथन 3 गलत है। महान्यायवादी सरकार के पूर्णकालिक वकील नहीं होते। वे निजी कानूनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बशर्ते वो भारत सरकार के विरुद्ध न हो। Q9 निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करें। 1. लोकसभा सदस्यों का चुनाव। 2. राज्य विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव। 3. भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। 4. भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव। 5. लोकसभा के पीठासीन अधिकारी का चुनाव। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व PRSTV का प्रयोग उपरोक्त में से कितने चुनावों में किया जाता है? A होल केवल 2, B होल केवल 3, C होल केवल 4, D होल सभी 5। उत्तर B केवल 3। व्याख्या। विकल्प 2, 3 और 4 सही हैं। राज्य विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में PRSTV प्रणाली अपनाई जाती है। विकल्प 1 गलत है। लोकसभा सदस्यों का चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट FPTP प्रणाली से होता है। विकल्प 5 गलत है। लोकसभा अध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी का चुनाव साधारण बहुमत से होता है। Q10 हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वनियामक संगठनों को मान्यता देने हेतु ओमनिबस फ्रेमवर्क को अंतिम रूप दिया है, जिसका उद्देश्य है -A होल भारत में वित्तीय क्षेत्र में नए वित्तीय उत्पाद प्रस्तुत करना। B होल वित्तीय क्षेत्र में स्वनियामक संगठनों की भूमिका को समाप्त करना। C अपनी विनियमित संस्थाओं के क्षेत्रों में स्वनियमन को बढ़ावा देना। D स्वनियामक संगठनों के बीच विदेशी मुद्रा लेन देन की देखरेख करना। उत्तर C अपनी विनियमित संस्थाओं के क्षेत्रों में स्वनियमन को बढ़ावा देना। व्याख्या। विकल्प C सही है। ओमनिबस फ्रेमवर्क का मुख्य उद्देश्य RBI द्वारा विनियमित संस्थाओं जैसे बैंकों NBFCs के बीच बेहतर शासन, मानक और स्वनियमन को प्रोत्साहित करना है। Q11 निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें। कार्रवाई। संसद पर प्रभाव के द्वारा घोषित। 1. लोकसभा का विघटन। लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। भारत के राष्ट्रपति। 2. सत्रावसान। सदन का सत्र समाप्त होता है। सदन के पीठासीन अधिकारी। 3. स्थगन
किसी सदन की बैठक को निर्दिष्ट अवधि के लिए स्थगित किया जाता है। सदन के पीठासीन अधिकारी। उपरोक्त पंक्तियों में से कितनी पंक्तियों में दी गई जानकारी सही ढंग से सुमेलित है? ए खोल केवल एक, बी खोल केवल दो, सी खोल तीनों, डी कोई नहीं। उत्तर बी खोल केवल दो। व्याख्या। पंक्ति 1 सही है। लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। पंक्ति 3 सही है। सदन की बैठक को कुछ घंटों या दिनों के लिए स्थगित एडजर्नमेंट करने का अधिकार पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष सभापति को है। पंक्ति 2 गलत है। सत्रावसान प्रोरोगेशन पीठासीन अधिकारी नहीं बल्कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाता है। पीठासीन अधिकारी केवल बैठक को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर सकता है। Q12 भारत के राष्ट्रपति को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत विधेयकों के संबंध में विभिन्न प्रकार की वीटो शक्तियां प्राप्त हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें। वीटो का प्रकार। विवरण के मामले में लागू नहीं किया जा सकता। 1. आत्यंतिक वीटो। विधेयक अस्वीकृत कर दिया जाता है और संसद द्वारा इस पर पुनर्विचार नहीं किया जा सकता। संविधान संशोधन विधेयक। 2. निलंबनकारी वीटो। राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को भेजता है। धन विधेयक। 3. पॉकेट वीटो। राष्ट्रपति विधेयक को अनुमोदित, अस्वीकृत या संसद को वापस भेजे बिना अनिश्चित काल तक लंबित रखता है। साधारण विधेयक। उपरोक्त पंक्तियों में से कितनी पंक्तियों में दी गई जानकारी सही ढंग से सुमेलित है? ए खोल केवल एक, बी खोल केवल दो, सी खोल तीनों, डी कोई नहीं। उत्तर बी खोल केवल दो। व्याख्या। पंक्ति 1 और 2 सही हैं। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयकों पर आत्यंतिक वीटो एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते। इसी तरह धन विधेयकों को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता, इसलिए निलंबनकारी वीटो सस्पेंसिव वीटो यहां लागू नहीं होता। पंक्ति 3 गलत है। राष्ट्रपति साधारण विधेयकों पर पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। यह शक्ति संविधान संशोधन विधेयकों के मामले में उपलब्ध नहीं है। Q13 भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। शब्द। अर्थ। 1. लघुकरण कम्यूटेशन। किसी सजा के स्वरूप में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम करना। 2. परिहार रिमिशन। एक प्रकार के दंड को दूसरे प्रकार के दंड से प्रतिस्थापित करना। 3. विराम रेस्पाइट। विशेष परिस्थितियों जैसे कि दोषी की बीमारी या गर्भावस्था के कारण सजा का अस्थायी निलंबन या स्थगन। 4. प्रविलंबन रिप्रीव। किसी सजा के निष्पादन को अस्थायी अवधि के लिए निलंबित करना। उपरोक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ए होल केवल 1, बी होल सिर्फ 2, सी होल केवल 3, डी होल सभी 4। उत्तर बी फॉल सिर्फ 2। व्याख्या। युग्म 3 और 4 सही हैं। विराम विशेष कारणों से सजा कम करने या रोकने के लिए है और प्रविलंबन सजा विशेषकर मृत्युदंड के निष्पादन को अस्थायी रूप से टालने के लिए है। युग्म 1 और 2 गलत हैं, इनके अर्थ आपस में बदल दिए गए हैं। लघुकरण का अर्थ सजा के स्वरूप को बदलना, जैसे मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलना होता है, जबकि परिहार का अर्थ सजा के स्वरूप को बदले बिना उसकी अवधि कम करना होता है। Q14 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन। I. संसद के किसी भी सदन की निष्कासित कार्यवाही को प्रकाशित करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत संरक्षित नहीं है। कथन 2. संविधान के अनुच्छेद 19 में संसदीय विशेषाधिकारों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक उचित आधार के रूप में उल्लेखित किया गया है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए. कथन I और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन I का सही व्याख्या है। बी होल कथन I और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन I का सही व्याख्या नहीं है। सी होल कथन I सही है लेकिन कथन 2 गलत है। डी कथन I गलत है लेकिन कथन 2 सही है। उत्तर सी कथन I सही है लेकिन कथन 2 गलत है। व्याख्या। कथन I सही है। यदि सदन ने किसी कार्यवाही को रिकॉर्ड से हटा दिया है तो उसे प्रकाशित करना विशेषाधिकार का हनन माना जाता है और यह अनुच्छेद 19 के तहत संरक्षित नहीं है। कथन 2 गलत है। अनुच्छेद 19(2) में प्रतिबंध के उचित आधारों जैसे राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था आदि का उल्लेख है, लेकिन इसमें संसदीय विशेषाधिकार शब्द का उल्लेख एक आधार के रूप में नहीं किया गया है। Q15 पूंजी बाजार के संदर्भ में T-0 निपटान का अर्थ है कि लेनदेन का निपटान होता है।
ए व्यापार तिथि के अगले कार्य दिवस पर, बी होल लेन देन तिथि के 2 कार्य दिवसों के भीतर, सी होल लेन देन तिथि के 1 सप्ताह के भीतर, डी लेन देन तिथि के दिन। उत्तर डी लेन देन तिथि के दिन। व्याख्या। विकल्प डी सही है। टी जोड़ 0 का मतलब है ट्रेड प्लस 0 डेज, यानी जिस दिन शेयर खरीदा या बेचा गया उसी दिन पैसे और शेयरों का हस्तांतरण पूरा हो जाना। अन्य विकल्प टी जोड़ 1 का अर्थ अगला कार्य दिवस होता है, जो भारत में वर्तमान मानक है। Q16 निम्नलिखित समितियों पर विचार करें। 1. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली समिति। 2. सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के लिए चयन समिति। 3. लोकपाल की नियुक्ति के लिए चयन समिति। लोकसभा में विपक्ष का नेता उपरोक्त कितनी समितियों का सदस्य होता है? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल तीनों, डी होल कोई नहीं। उत्तर सी तीनों। व्याख्या। बिंदु 1, 2 और 3 सही हैं। लोकसभा में विपक्ष का नेता लोप इन तीनों महत्वपूर्ण समितियों का अनिवार्य सदस्य होता है ताकि नियुक्तियों में पारदर्शिता और लोकतांत्रिक संतुलन बना रहे। Q17 भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु पात्र होने के लिए एक उम्मीदवार को राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्य होना चाहिए। 2. संविधान में राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए कोई विशेष आधार निर्दिष्ट नहीं किया गया है। 3. उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से पारित होना चाहिए। 4. राज्यसभा में किसी विशेष मुद्दे पर मतदान के दौरान बराबरी की स्थिति में सभापति अपने निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 1, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। उत्तर डी 1, 2, 3 और 4। व्याख्या। सभी कथन सही हैं। उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा सदस्य की योग्यता जरूरी है। कथन 1। संविधान उन्हें हटाने का कोई ठोस कारण, जैसे संविधान का उल्लंघन, नहीं बताता। कथन 2। हटाने के लिए राज्यसभा का प्रभावी बहुमत और लोकसभा की सहमति चाहिए। कथन 3। वे सदन के सदस्य नहीं होते हुए भी बराबरी पर निर्णायक मत कास्टिंग वोट दे सकते हैं। कथन 4। Q18 लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 1. अध्यक्ष के चुनाव का समय और तारीख प्रोटेम स्पीकर द्वारा तय की जाती है। 2. अध्यक्ष के वेतन और भत्ते संसद द्वारा तय किए जाते हैं। 3. जब अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा हो रही हो तो वो पहली बार में ही मतदान कर सकता है, न कि केवल मतों की बराबरी की स्थिति में। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही हैं? ए खोल केवल 2, बी खोल केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2, डी खोल केवल 1, 2 और 3। उत्तर बी केवल 2 और 3। व्याख्या। कथन 2 सही है। अध्यक्ष का वेतन संसद द्वारा निर्धारित होता है। कथन 3 सही है। हटाने की प्रक्रिया के दौरान वो सदन में मौजूद रह सकते हैं और साधारण सदस्य की तरह पहली बार में वोट दे सकते हैं, लेकिन बराबरी पर निर्णायक वोट नहीं दे सकते। कथन 1 गलत है। अध्यक्ष के चुनाव की तिथि भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है, प्रोटेम स्पीकर द्वारा नहीं। Q19 लाभ के पद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 102 लाभ के पद को परिभाषित करता है। 2. कोई व्यक्ति जो सरकार से ऐसे कार्य करने का अनुबंध प्राप्त करता है जिसे सरकार स्वयं करती है, उसे लाभ का पद धारण करने का दोषी नहीं माना जाएगा। 3. राज्य विधानसभाओं के विपरीत केवल संसद ही कुछ पदों को लाभ का पद मानने से बाहर रखने के लिए कानून पारित कर सकती है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए खोल केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 3, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर बी फोल केवल 2। व्याख्या। कथन 2 सही है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार सरकारी अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त करना सीधे तौर पर लाभ का पद धारण करना नहीं माना जाता। कथन 1 गलत है। अनुच्छेद 102 में लाभ के पद का उल्लेख है, लेकिन इसकी स्पष्ट परिभाषा संविधान में नहीं दी गई है। कथन 3 गलत है। संसद की तरह राज्य विधानमंडल भी अपने सदस्यों के लिए कुछ पदों को लाभ के पद की श्रेणी से बाहर रखने हेतु कानून बना सकते हैं। Q20 एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसमें बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर का उपयोग करके स्टॉक एक्सचेंजों पर ट्रेडों का निष्पादन शामिल है। 2. इससे शेयर की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापारियों को नुकसान हो सकता है। 3. भारत में खुदरा निवेशकों और संस्थागत व्यापारियों दोनों के लिए एल्गो ट्रेडिंग अवैध है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए खोल केवल 1, बी खोल केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी खोल केवल 1, 2 और 3। उत्तर
बी कॉल केवल 1 और 2। व्याख्या। कथन 1 सही है। यह पूर्णतः कंप्यूटर और गणितीय एल्गोरिदम पर आधारित स्वचालित ट्रेडिंग है। कथन 2 सही है। तेज गति से होने वाले बड़े सौदों के कारण यह बाजार में अस्थिरता या फ्लैश क्रैश ला सकता है। कथन 3 गलत है। भारत में सेबी के नियमों के तहत एल्गो ट्रेडिंग वैध है और संस्थागत व खुदरा निवेशकों द्वारा उपयोग की जाती है। Q21 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह एक प्रकार का प्रस्ताव है जिसे संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। 2. यह एक भारतीय नवाचार है जिसका उल्लेख दोनों सदनों के प्रक्रिया नियमों में मिलता है। 3. इसे किसी भी संसद सदस्य द्वारा किसी मंत्री का ध्यान अविलंबनीय सार्वजनिक महत्व के मामले की ओर आकर्षित करने के लिए पेश किया जा सकता है। 4. सदन का कोई भी सदस्य एक बैठक में 2 बार से अधिक ये प्रस्ताव पेश नहीं कर सकता। उपर्युक्त कथनों में निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव का उल्लेख किया जा रहा है? ए होल निंदा प्रस्ताव, बी होल विशेषाधिकार प्रस्ताव, सी होल विलंबन प्रस्ताव। उत्तर सी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। व्याख्या। विकल्प सी सही है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कॉलिंग अटेंशन मोशन एक भारतीय नवाचार है, 1954 से अस्तित्व में। यह किसी मंत्री का ध्यान लोक महत्व के मुद्दे पर खींचने के लिए लाया जाता है। विकल्प ए गलत है। निंदा प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है और इसमें विफलता के कारण बताने होते हैं। विकल्प बी गलत है। विशेषाधिकार प्रस्ताव तब लाया जाता है जब किसी मंत्री ने सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया हो। विकल्प डी गलत है। विलंबन प्रस्ताव किसी विधेयक आदि पर चर्चा रोकने के लिए होता है। Q22 भारतीय संविधान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद से संबंधित प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1. मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की किसी भी अदालत में जांच नहीं की जाएगी। 2. प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या संसद की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। 3. किसी मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ लोकसभा अध्यक्ष द्वारा दिलाई जाती है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 1, डी केवल 2 और 3। उत्तर सी केवल 1। व्याख्या। कथन 1 सही है। अनुच्छेद 74(2) के तहत राष्ट्रपति को मंत्रियों द्वारा दी गई सलाह किसी भी न्यायालय में जांच का विषय नहीं होगी। कथन 2 गलत है। मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती, न कि पूरी संसद की। कथन 3 गलत है। मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, लोकसभा अध्यक्ष नहीं। Q23 भारत में संसदीय शासन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन आई जब लोकसभा मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो राज्यसभा के मंत्रियों सहित सभी मंत्रियों को इस्तीफा देना होता है। कथन 2 भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया जो सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर आधारित है। उपरोक्त कथनों के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन आई का सही व्याख्या है। बी होल कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन आई का सही व्याख्या नहीं है। सी होल कथन आई सही है लेकिन कथन 2 गलत है। डी कथन आई गलत है लेकिन कथन 2 सही है। उत्तर ए कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन आई का सही व्याख्या है। व्याख्या। कथन आई सही है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। यदि लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो पूरी सरकार राज्यसभा वाले मंत्रियों सहित को गिरना पड़ता है। कथन 2 सही है। सामूहिक उत्तरदायित्व कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी संसदीय प्रणाली की मूल विशेषता है जो स्पष्ट करती है कि पूरी मंत्रिपरिषद एक टीम की तरह कार्य करती है। Q24 संसद में पेश किए गए स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इस प्रस्ताव का प्राथमिक उद्देश्य सदन के पीठासीन अधिकारी से सदन को अल्प समय के लिए स्थगित करने का अनुरोध करना है। 2. इस प्रस्ताव में सत्तारूढ़ सरकार के विरुद्ध निंदा का तत्व शामिल है। 3. प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। 4. यह प्रस्ताव किसी न्यायालय द्वारा विचाराधीन किसी मामले से संबंधित नहीं होगा। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए होल केवल 2 और 4, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, 3 और 4, डी केवल 2, 3 और 4। उत्तर डी केवल 2, 3 और 4। व्याख्या। कथन 2, 3 और 4 सही हैं। स्थगन प्रस्ताव एडजर्नमेंट मोशन सरकार की निंदा का तत्व रखता है, इसलिए यह केवल लोकसभा में आता है। साथ ही ये न्यायालय में विचाराधीन मामलों पर नहीं लाया जा सकता। कथन 1 गलत है। इसका उद्देश्य सदन को स्थगित करना नहीं बल्कि सदन के नियमित कामकाज को रोककर अति आवश्यक लोक महत्व के मुद्दे पर चर्चा करना है।
Q25 राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड NCOL के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसकी स्थापना बहुराज्य सहकारी समितियां MSCS अधिनियम 2002 के तहत की गई है। 2. इसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड और भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है। 3. यह अपने सदस्य सहकारी समितियों के माध्यम से जैविक किसानों को वित्तीय सहायता की व्यवस्था करने में सुविधा प्रदान करता है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? A खोल केवल 1, B खोल केवल 1 और 2, C खोल केवल 2 और 3, D खोल केवल 1 और 3। उत्तर D केवल 1 और 3। व्याख्या: कथन 1 और 3 सही है। NCOL जैविक उत्पादों के विपणन और किसानों की सहायता के लिए MSCS अधिनियम के तहत बनाई गई संस्था है। कथन 2 गलत है। इसे मुख्य रूप से सहकारिता मंत्रालय और प्रमुख सहकारी संस्थाओं जैसे NDDB GCMMF द्वारा प्रमोट किया जाता है। RBI इसमें प्राथमिक प्रमोटर नहीं है। Q26 साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। इस संदर्भ में साधारण विधेयक के पारित होने के निम्नलिखित चरणों पर विचार करें। 1. विधेयक का भारत के राजपत्र में प्रकाशन। 2. सदन में विधेयक के सिद्धांतों और प्रावधानों पर सामान्य चर्चा। 3. विधेयक को सदन की प्रवर समिति को भेजना। 4. विधेयक के प्रत्येक खंड पर चर्चा तथा सदन में संशोधन प्रस्तुत करना। संसद के किसी सदन में किसी विधेयक के पारित होने के चरणों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? A होल 1 2 4 3, B होल 2 3 4 1, C होल 2 4 3 1, D होल 1 2 3 4। उत्तर D 1 2 3 4। व्याख्या: क्रम सही है। सबसे पहले प्रथम पाठन प्रकाशन, फिर द्वितीय पाठन में सामान्य चर्चा, उसके बाद समिति चरण, प्रवर समिति और फिर विस्तृत विचार विमर्श, खंडवार चर्चा और संशोधन होता है। Q27 भारतीय संसद में शून्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. सदन की प्रत्येक बैठक का पहला घंटा शून्यकाल के लिए समर्पित है। 2. प्रश्नकाल के विपरीत शून्यकाल का उल्लेख संबंधित सदनों के प्रक्रिया नियमों में नहीं किया गया है। 3. शून्यकाल की प्रथा जापानी संसद से अपनाई गई है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? A खोल केवल 2, B खोल केवल 1 और 2, C खोल केवल 3, D खोल केवल 1 और 3। उत्तर A केवल 2। व्याख्या: कथन 2 सही है। शून्यकाल 0R का उल्लेख नियमावली में नहीं है, ये एक अनौपचारिक साधन है। कथन 1 गलत है। बैठक का पहला घंटा प्रश्नकाल होता है, शून्यकाल इसके तुरंत बाद शुरू होता है। कथन 3 गलत है। शून्यकाल पूरी तरह से एक भारतीय नवाचार है, इसे किसी अन्य देश से नहीं लिया गया है। Q28 एक साधारण विधेयक जो राज्यसभा द्वारा पारित किया गया है और विचार के लिए लोकसभा को भेजा गया है, तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है यदि 1. विधेयक लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है। 2. राज्यसभा लोकसभा द्वारा सुझाए गए संशोधनों से असहमत है। 3. 6 महीने से अधिक समय बीत गया और लोकसभा ने कोई कार्रवाई नहीं की। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल तीनों, D होल कोई नहीं। उत्तर C तीनों। व्याख्या: तीनों स्थितियां सही हैं। अनुच्छेद 108 के तहत यदि एक सदन विधेयक अस्वीकार कर दे, संशोधनों पर असहमति हो या दूसरा सदन 6 महीने तक कोई कार्रवाई न करे, तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। Q29 भारत में वार्षिक वित्तीय विवरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन I सरकार संसद की मंजूरी के बिना भारत की संचित निधि से धन नहीं निकाल सकती है। कथन 2 संविधान के अनुसार संसद की सिफारिश के बिना अनुदान की कोई मांग नहीं की जा सकती। उपरोक्त कथनों के संबंध में कौन सा कथन सही है? A कथन I और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन I का सही व्याख्या है। B खोल कथन I और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन I का सही व्याख्या नहीं है। C कथन I सही है लेकिन कथन 2 गलत है। D कथन I गलत है लेकिन कथन 2 सही है। उत्तर C कथन I सही है लेकिन कथन 2 गलत है। व्याख्या: कथन I सही है। अनुच्छेद 114 के अनुसार संचित निधि से धन निकालने के लिए विनियोग विधेयक अप्रोप्रिएशन बिल पारित करना अनिवार्य है। कथन 2 गलत है। अनुदान की मांग डिमांड फॉर ग्रांट के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक है, न कि संसद की। Q30 ये संरक्षित वन है जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व और दक्षिण कावेरी वन्यजीव अभयारण्य को जोड़ता है। हनी बैजर नामक एक दुर्लभ स्तनपायी इस संरक्षित क्षेत्र में पाया जाता है। ये क्षेत्र पलार नदी का जलग्रहण क्षेत्र है जो आगे चलकर कावेरी नदी में मिल जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा वो संरक्षित क्षेत्र हो सकता है?
ए. पुलिकट झील वन्यजीव अभयारण्य, बी. थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य, सी. इंदिरा गांधी अन्नामलाई वन्यजीव अभयारण्य, डी. मुदुमलई वन्यजीव अभयारण्य। उत्तर बी. फॉल थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य। व्याख्या: विकल्प बी सही है। थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु के ईरोड जिले में है। यह नीलगिरी और कावेरी अभयारण्य के बीच एक गलियारा कॉरिडोर बनाता है और पलार नदी इसके जलग्रहण क्षेत्र का हिस्सा है। Q31 संसदीय सचिवालय से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? 1. राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति राज्यसभा के सभापति द्वारा की जाती है। 2. अध्यक्ष लोकसभा के सचिवीय स्टाफ में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करता है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ए खोल केवल 1, बी खोल केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों, डी होल न तो 1 और न ही 2। उत्तर ए केवल 1। व्याख्या: कथन 1 सही है। राज्यसभा सचिवालय के प्रशासनिक प्रमुख महासचिव की नियुक्ति सभापति करते हैं। कथन 2 गलत है। सचिवालय के स्टाफ की भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित करने की शक्ति संसद के पास है, कानून बनाकर, न कि केवल अध्यक्ष के पास। हालांकि राष्ट्रपति पीठासीन अधिकारियों की सलाह से अस्थायी नियम बना सकते हैं। Q32 बजट में एक वित्तीय वर्ष के लिए आय और व्यय के सामान्य अनुमानों के अलावा विभिन्न अनुदान भी शामिल होते हैं। इस संदर्भ में अधिक अनुदान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1. यह अनुदान तब दिया जाता है जब किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर व्यय की गई राशि उस वर्ष के बजट में उस सेवा के लिए स्वीकृत राशि से अधिक हो। 2. मतदान के लिए लोकसभा में प्रस्तुत किए जाने से पहले इसे संसद की लोक लेखा समिति द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों, डी होल न तो 1 और न ही 2। उत्तर सी होल 1 और 2 दोनों। व्याख्या: कथन 1 सही है। अधिक अनुदान एक्सेस ग्रांट तब मांगा जाता है जब किसी मद में आवंटित राशि से ज्यादा खर्च हो चुका हो। कथन 2 सही है। इस अनुदान की मांग को लोकसभा में मतदान के लिए रखने से पहले संसद की लोक लेखा समिति पेएक की मंजूरी अनिवार्य होती है। Q33 भारत की राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित पदाधिकारियों पर विचार करें। 1. राज्य चुनाव आयुक्त। 2. राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य। 3. किसी राज्य का महाधिवक्ता। उपर्युक्त में से कितने पदाधिकारियों को राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है लेकिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है? ए खोल केवल 1, बी खोल केवल 2, सी खोल तीनों, डी कोई नहीं। उत्तर बी खोल केवल 2। व्याख्या: बिंदु 1 और 2 सही हैं। राज्य चुनाव आयुक्त और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन उन्हें पद से केवल राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। बिंदु 3 गलत है। राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और वे राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत प्लेजर ही पद पर रहते हैं। उन्हें हटाने के लिए राष्ट्रपति की आवश्यकता नहीं होती। Q34 भारतीय संसद की लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित मामलों पर विचार करें। 1. राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेशों का अनुमोदन करना। 2. संविधान संशोधन विधेयक का प्रस्तुतिकरण और पारित करना। 3. राष्ट्रीय आपातकाल को हटाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना। 4. उपराष्ट्रपति को हटाना। उपर्युक्त में से कितने मामलों में राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्ति प्राप्त है? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल केवल 3, डी होल सभी 4। उत्तर बी होल केवल 2। व्याख्या: मामला 1 और 2 सही है। अध्यादेशों के अनुमोदन और संविधान संशोधन के मामले में दोनों सदनों की शक्तियां बिल्कुल बराबर हैं। मामला 3 गलत है। राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने का प्रस्ताव केवल लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। मामला 4 गलत है। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया केवल राज्यसभा में ही शुरू की जा सकती है, लोकसभा केवल उसमें सहमति देती है। Q35 समुद्री डकैती विरोधी अधिनियम 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह समुद्री डकैती को किसी भी अवैध हिंसात्मक कृत्य, हिरासत या विनाश के रूप में परिभाषित करता है जो किसी निजी उद्देश्य से किसी निजी जहाज या विमान के चालक दल या यात्रियों द्वारा किसी जहाज, विमान, व्यक्ति या संपत्ति के विरुद्ध किया गया हो। 2. ये भारतीय नौसेना को मुक्त उच्च समुद्र में सक्रिय समुद्री डाकुओं पर काबू पाने, उन्हें पकड़ने और गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। 3. ये समुद्री लुटेरों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देता है, भले ही वे अदालत में उपस्थित न हों। 4. यह अधिनियम समुद्री डकैती की घटना के दौरान किसी की मृत्यु होने पर दोषी को मृत्युदंड देने का प्रावधान करता है।
उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? एक होल केवल 1 और 2, बी केवल 3 और 4, सी केवल 1, 2 और 4, डी केवल 2, 3 और 4। उत्तर सी केवल 1, 2 और 4। व्याख्या: कथन 1, 2 और 4 सही हैं। ये कानून यूएनसीएलओएस के अनुरूप समुद्री डकैती को परिभाषित करता है, सुरक्षा बलों को गिरफ्तारी की शक्ति देता है और डकैती के दौरान हत्या होने पर मृत्युदंड का प्रावधान करता है। कथन 3 गलत है। यह कानून अपराधियों की अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने, ट्रायल इन एब्सेंशिया का सामान्य अधिकार नहीं देता। उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है। Q36 संसद में भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत के संविधान में यह प्रावधान है कि संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। 2. संसद को लोकसभा और राज्यसभा में भाषा के प्रयोग से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार है। 3. संविधान सदन के पीठासीन अधिकारी को यह अधिकार देता है कि वो किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? एक होल केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। उत्तर डी 1, 2 और 3। व्याख्या: तीनों कथन सही हैं। अनुच्छेद 120 के अनुसार कार्य हिंदी या अंग्रेजी में होगा। संसद इसे कानून बनाकर बदल सकती है। साथ ही यदि कोई सदस्य इन दोनों भाषाओं में असमर्थ है तो पीठासीन अधिकारी उसे मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकते हैं। Q37 निम्नलिखित स्थितियों पर विचार करें। 1. जब विधेयक अधिकारातीत अल्ट्रा वायरस हो, अर्थात संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध हो। 2. जब राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्य उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरे में डालता हो। 3. जब विधेयक देश के व्यापक हित के विरुद्ध हो। 4. जब विधेयक गंभीर राष्ट्रीय महत्व का हो। भारत में संविधान के अनुसार उपर्युक्त में से कितनी स्थितियों में राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक को सुरक्षित रखने की बाध्यता है? एक होल केवल 1, बी होल सिर्फ 2, सी होल केवल 3, डी होल सभी 4। उत्तर ए केवल 1। व्याख्या: स्थिति 2 सही है। अनुच्छेद 200 के तहत केवल वह विधेयक जो हाईकोर्ट की शक्तियों को कम करता हो उसे राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखना राज्यपाल के लिए अनिवार्य ऑब्लिगेटरी है। स्थिति 1, 3 और 4 इन स्थितियों में सुरक्षित रखना राज्यपाल का विवेकाधिकार डिस्क्रेशनरी है, बाध्यता नहीं। Q38 भारत की संसद में विधायी प्रक्रिया के संदर्भ में निजी सदस्य विधेयक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. एक निजी सदस्य विधेयक संसद के किसी सदन में 1 सप्ताह की पूर्व सूचना के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है। 2. कोई भी निजी सदस्य विधेयक भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। 3. भारत के संविधान में संशोधन का प्रस्ताव करने हेतु एक निजी सदस्य विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। 4. अब तक केवल 4 निजी सदस्य ही अधिनियम बन पाए हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल केवल 3, डी होल सभी 4। उत्तर ए केवल 1। व्याख्या: कथन 3 सही है। एक निजी सदस्य संविधान संशोधन विधेयक पेश कर सकता है। कथन 1 गलत है। इसके लिए 1 महीने 1 मंथ की पूर्व सूचना आवश्यक होती है। कथन 2 गलत है। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती जब तक कि वो अनुच्छेद 117 के तहत धन संबंधी न हो। कथन 4 गलत है। आज़ादी से अब तक 14 निजी सदस्य विधेयक कानून बन चुके हैं। Q39 संसद की वित्तीय समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें। समिति का नाम, स्थापना, कार्य। 1. लोक लेखा समिति, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत स्थापित, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों की जांच करता है। 2. प्राक्कलन समिति, कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर स्थापित, प्रशासन में दक्षता और मितव्ययिता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देता है। 3. सार्वजनिक उपक्रम समिति, 1950 में तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर इसका गठन किया गया। सार्वजनिक उपक्रमों की रिपोर्ट और खातों की जांच करता है। उपरोक्त पंक्तियों में से कितनी पंक्तियों में दी गई जानकारी सही ढंग से सुमेलित है? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल सभी 3, डी होल कोई नहीं। उत्तर ए केवल 1। व्याख्या: पंक्ति 1 सही है। लोक लेखा समिति पैक 1921 में बनी थी और ये CAG की रिपोर्ट की जांच करती है। पंक्ति 2 गलत है। प्राक्कलन समिति एस्टिमेट्स कमिटी जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में बनी थी। पंक्ति 3 गलत है। सार्वजनिक उपक्रम समिति
COPU 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर बनी थी। पंक्ति 2 और 3 के तथ्यों को आपस में बदल दिया गया है। Q40 निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। अक्सर समाचारों में आने वाले स्थान: संबद्ध देश 1, अगालेगा द्वीप, मालदीव 2, हम्बनटोटा बंदरगाह, श्रीलंका 3, चाबहार बंदरगाह, इराक। ऊपर दिए गए युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल तीनों, D होल कोई नहीं। उत्तर: A केवल 1। व्याख्या: युग्म 2 सही है। हम्बनटोटा श्रीलंका में स्थित है। युग्म 1 गलत है। अगालेगा द्वीप मॉरिशस का हिस्सा है। युग्म 3 गलत है। चाबहार बंदरगाह ईरान में स्थित है। Q41 भारतीय संसद की आचार समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त समिति है जिसमें प्रत्येक सदन से 15 सदस्य होते हैं। 2. ये सदन के विशेषाधिकारों के उल्लंघन की जांच करता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल 1 और 2, दोनों, D होल न तो 1 और न ही 2। उत्तर: C होल 1 और 2 दोनों। व्याख्या: कथन 1 गलत है। आचार समिति एथिक्स कमिटी दोनों सदनों की अलग अलग होती है। लोकसभा समिति में 15 और राज्यसभा समिति में 10 सदस्य होते हैं। कथन 2 गलत है। यह समिति सदस्यों के नैतिक दुराचार मिसकॉन्डक्ट की जांच करती है। विशेषाधिकारों के उल्लंघन की जांच के लिए अलग से विशेषाधिकार समिति प्रिविलेजेस कमिटी होती है। Q42 निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। 1. मध्य प्रदेश, 2. आंध्र प्रदेश, 3. उत्तर प्रदेश, 4. कर्नाटक, 5. तमिलनाडु। वर्तमान में भारत में उपरोक्त में से कितने राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है? A होल सिर्फ 2, B होल केवल 3, C होल केवल 4, D होल सभी 5। उत्तर: B केवल 3। व्याख्या: कथन 2, 3 और 4 सही हैं। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में द्विसदनीय विधायिका विधानसभा और विधान परिषद है। कथन 1 और 5 गलत हैं। मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में वर्तमान में केवल एक सदन विधानसभा है। भारत के कुल 6 राज्यों OP, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में द्विसदनीय व्यवस्था है। Q43 किसी राज्य के राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 1. यहां तक कि द्विसदनीय विधायिका वाले राज्य में भी राज्यपाल अध्यादेश तभी जारी कर सकता है जब विधानसभा सत्र में न हो। 2. भारत के राष्ट्रपति के विपरीत राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्ति एक विवेकाधीन शक्ति है। 3. कुछ मामलों में अध्यादेश जारी करने के लिए राज्यपाल को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 1, D 1, 2 और 3। उत्तर: A केवल 1 और 2। व्याख्या: कथन 1 गलत है। द्विसदनीय विधायिका में यदि कोई भी एक सदन सत्र में न हो तो अध्यादेश जारी किया जा सकता है। कथन 2 गलत है। राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति विवेकाधीन नहीं है, ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर आधारित होती है। कथन 3 सही है। यदि विधेयक में ऐसे प्रावधान हों जिन्हें कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए थी तो अध्यादेश के लिए भी राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य है। Q44 भारतीय संसद के संदर्भ में व्हिप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. राष्ट्रपति चुनाव के मामले में सांसदों को व्हिप जारी नहीं किया जा सकता। 2. 3 पंक्ति वाला व्हिप आमतौर पर पार्टी सदस्यों को मतदान के बारे में सूचित करने के लिए जारी किया जाता है तथा यदि वे पार्टी लाइन का पालन नहीं करने का निर्णय लेते हैं तो उन्हें मतदान से दूर रहने की अनुमति देता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल 1 और 2, दोनों, D होल ना तो 1 और ना ही 2। उत्तर: A केवल 1। व्याख्या: कथन 1 सही है। राष्ट्रपति का चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होता है, इसलिए पार्टियां अपने सदस्यों को किसी विशेष उम्मीदवार को वोट देने के लिए व्हिप जारी नहीं कर सकती। कथन 2 गलत है।
3 लाइन व्हिप सबसे सख्त होता है। ये सदस्यों को अनिवार्य रूप से पार्टी के निर्देशानुसार ही मतदान करने के लिए बाध्य करता है। यह उल्लंघन करने या अनुपस्थित रहने की छूट नहीं देता। Q45 पेरिस क्लब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे देशों को सहायता देने के लिए ऋणदाता देशों का एक अनौपचारिक समूह है। 2. इसकी स्थापना 2001 में विश्व व्यापार संगठन के दोहा मंत्रिस्तरीय घोषणापत्र के दौरान की गई थी। 3. यह केवल सरकारों के बीच ऋण से संबंधित मामलों को संभालता है तथा किसी भी निजी ऋण भुगतान से संबंधित नहीं होता। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? A होल केवल 1, B होल केवल 1 और 2, C होल केवल 2 और 3, D होल केवल 1 और 3। उत्तर D केवल 1 और 3। व्याख्या: कथन 1 और 3 सही है। पेरिस क्लब ऋणदाता देशों का एक अनौपचारिक मंच है जो ऋणी देशों के कर्ज संकट को सुलझाता है। यह मुख्य रूप से आधिकारिक सरकारी ऋणों पर ध्यान केंद्रित करता है। कथन 2 गलत है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी जब अर्जेंटीना ने अपने ऋणदाताओं से मिलने पर सहमति जताई थी। इसका WTO के दोहा दौर से कोई संबंध नहीं है। Q46 संसद में संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। 2. संसद में केवल मंत्री द्वारा ही इसे पेश किया जा सकता है। 3. संसद के प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्यता के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। उपरोक्त कथनों में से कितने सत्य हैं? A होल केवल 1, B होल सिर्फ 2, C होल 3 और D कोई नहीं। उत्तर A केवल 1। व्याख्या: कथन 1 सही है। संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी लाया जा सकता है। कथन 2 गलत है। इसे मंत्री या निजी सदस्य, प्राइवेट मेंबर दोनों द्वारा पेश किया जा सकता है। कथन 3 गलत है। इसे प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत, सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 से पारित होना चाहिए। केवल कुल सदस्यता का 2/3 नियम नहीं है। Q47 भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कारकों पर विचार करें। 1. संविधान की लिखित प्रकृति। 2. संविधान की लचीली प्रकृति। 3. संघीय शासन प्रणाली। 4. न्यायिक समीक्षा। 5. लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी। उपर्युक्त में से कितने कारक भारतीय संसद की संप्रभुता को सीमित करते हैं? A होल केवल 2, B होल केवल 3, C होल केवल 4, D होल सभी 5। उत्तर B केवल 3। व्याख्या: कारक 1, 3 और 4 सही हैं। लिखित संविधान, संघीय व्यवस्था, शक्तियों का बंटवारा और न्यायपालिका की समीक्षा शक्ति संसद को ब्रिटिश संसद की तरह पूर्णतः संप्रभु होने से रोकती हैं। कारक 2 और 5 गलत हैं। संविधान का लचीलापन संसद की शक्ति बढ़ाता है, सीमित नहीं करता। सामूहिक जिम्मेदारी संसदीय प्रणाली का हिस्सा है, संप्रभुता की सीमा नहीं। Q48 यदि किसी व्यक्ति को नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता या घृणा की भावनाओं को बढ़ावा देने का दोषी पाया जाता है तो निम्नलिखित में से किसके पास उसे सांसद बनने से अयोग्य घोषित करने का अंतिम अधिकार है? A होल भारत के राष्ट्रपति, B होल उस राज्य का राज्यपाल जिससे वो संबंधित है, C होल भारत का सर्वोच्च न्यायालय, D होल लोकसभा अध्यक्ष। उत्तर A भारत के राष्ट्रपति। व्याख्या: विकल्प A सही है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत अयोग्यता के प्रश्नों पर निर्णय राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसके लिए राष्ट्रपति को भारत के चुनाव आयोग ECI की राय लेना अनिवार्य है। अन्य विकल्प राज्यपाल राज्य स्तर के लिए होता है। कोर्ट सजा सुनाता है, लेकिन औपचारिक अयोग्यता का आदेश राष्ट्रपति के माध्यम से होता है। Q49 भारतीय राजव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यवगत नियम रूल ऑफ लैप्स का सबसे अच्छा वर्णन करता है? A संसद द्वारा स्वीकृत सरकार की अप्रयुक्त धनराशि वित्तीय वर्ष के अंत में भारत की संचित निधि में वापस चली जाती है। B होल राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग करने के साथ ही लोकसभा के समक्ष लंबित सभी विधेयक निरस्त हो जाएंगे। C जब किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक लोकसभा में गिर जाता है तो सत्तारूढ़ दल का यह नैतिक कर्तव्य होगा कि वो लोकसभा में शक्ति परीक्षण का अनुरोध करे। D जब कोई सांसद किसी कानून के तहत अयोग्य ठहराया जाता है तो उसके द्वारा आधिकारिक क्षमता में किए गए सभी कार्य प्रभावी बने रहते हैं। उत्तर A संसद द्वारा स्वीकृत सरकार की अप्रयुक्त धनराशि वित्तीय वर्ष के अंत में भारत की संचित निधि में वापस चली जाती है। व्याख्या: विकल्प A सही है। व्यवगत का नियम यह सुनिश्चित करता है कि वित्तीय वर्ष 31 मार्च खत्म होने तक जो पैसा खर्च नहीं हुआ वो स्वतः समाप्त हो जाए और सरकार उसे अगले साल बिना अनुमति के उपयोग न कर सके।
Q50 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2024 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 1. यह बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को ऐसे पदार्थ के रूप में परिभाषित करता है जो जैविक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित हो सकते हैं और जो माइक्रोप्लास्टिक उत्सर्जित नहीं करते। 2. इसमें कंपोस्टेबल या बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की लेबलिंग और प्रमाणन की आवश्यकताओं से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। 3. इसने प्लास्टिक पैकेजिंग के संग्रहण के लिए निर्माताओं, उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों की जिम्मेदारी तय की है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। A केवल 1 और 2B केवल 1 और 3C केवल 2 और 3D 1, 2 और 3। उत्तर D 1, 2 और 3। व्याख्या: तीनों कथन सही हैं। 2024 के संशोधन ने बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की स्पष्ट परिभाषा दी, माइक्रोप्लास्टिक न छोड़ने की शर्त के साथ सख्त लेबलिंग नियम बनाए और विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व EPR को मजबूत किया है। Q51 संसद अक्सर कानून के माध्यम से कार्यपालिका निकायों या पदाधिकारियों को विनियम या अन्य प्रकार के नियम बनाने का अधिकार देती है जिनका विधि के समान प्रभाव होता है। इस प्रकार के विनियमन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? A होल सर्वोच्च विधान, B पूर्वव्यापी विधान, C अधीनस्थ विधान, D औपनिवेशिक विधान। उत्तर C अधीनस्थ विधान। व्याख्या: विकल्प C सही है। इसे प्रत्यायोजित विधान, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या अधीनस्थ विधान भी कहते हैं। इसमें मुख्य ढांचा संसद बनाती है और विस्तृत नियम बनाने की शक्ति कार्यपालिका सरकार को दे दी जाती है। Q52 राज्यों के महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. केवल वही व्यक्ति महाधिवक्ता नियुक्त किया जा सकता है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य हो। 2. उसे राज्य विधानमंडल के सदस्य को मिलने वाले सभी विशेषाधिकार और छूट प्राप्त हैं। 3. महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही हैं? A खोल केवल 1 और 2B खोल केवल 2 और 3C 1 और 3D 1, 2 और 3। उत्तर D 1, 2 और 3। व्याख्या: तीनों कथन सही हैं। महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 के लिए हाईकोर्ट जज जैसी योग्यता चाहिए। उसे सदन में बोलने और विशेषाधिकारों का अधिकार है, हालांकि वो वोट नहीं दे सकता। उसका कार्यकाल तय नहीं है और वह राज्यपाल की इच्छा तक पद पर रहता है। Q53 निम्नलिखित विधेयकों पर विचार करें। यह विधेयक निम्नलिखित से संबंधित है। 1. जुर्माना और आर्थिक दंड आरोपित किया जाना। 2. भारत सरकार द्वारा ऋण लेने हेतु विनियमन। 3. स्थानीय प्राधिकरण द्वारा नया कर आरोपित किया जाना। उपर्युक्त में से कितने को धन विधेयक माना जाता है? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल तीनों, D होल कोई नहीं। उत्तर A केवल 1। व्याख्या: कथन 2 सही है। भारत सरकार द्वारा उधार लेने, ऋण से संबंधित नियम अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक की श्रेणी में आते हैं। कथन 1 और 3 गलत हैं। केवल जुर्माना लगाना या स्थानीय प्राधिकरणों, नगरपालिका, पंचायत द्वारा स्थानीय करों से संबंधित विधेयक अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक नहीं माने जाते। Q54 भारत में कैबिनेट समितियों की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. वे प्रकृति में संविधानेतर हैं। 2. इनका गठन प्रधानमंत्री द्वारा समय की आवश्यकताओं और परिस्थितियों के आधार पर किया जाता है। 3. वर्तमान में आवास संबंधी कैबिनेट समिति की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? A कोल केवल 1 और 2, B केवल 1 और 3, C केवल 2 और 3D 1, 2 और 3। उत्तर D 1, 2 और 3। व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं। कैबिनेट समितियां संविधान में वर्णित नहीं हैं, संविधानेतर बल्कि कार्य संचालन नियम के तहत बनाई जाती हैं। प्रधानमंत्री इनकी संख्या और कार्य तय करते हैं। कथन 3 सही है। सामान्यतः अधिकांश समितियों के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन आवास संबंधी और संसदीय कार्य संबंधी समितियों की अध्यक्षता गृह मंत्री करते हैं। Q55 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड GIB के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह चरागाह पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक संकेतक इंडिकेटर प्रजाति के रूप में कार्य करती है। 2. भारत में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की सबसे अधिक जनसंख्या गुजरात में है। 3. अग्रदृष्टि कमजोर होने के कारण इसे ऊपर से गुजरने वाली विद्युत लाइनों से खतरा रहता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल तीनों, D होल कोई नहीं। उत्तर B होल केवल 2। व्याख्या: कथन 1 सही है। GIB चरागाह ग्रासलैंड स्वास्थ्य का मुख्य संकेतक है।
कथन 3 सही है। इनकी सामने देखने की क्षमता फ्रंटल विजन कमजोर होती है, जिससे ये बिजली के तारों को नहीं देख पाते और टकरा जाते हैं। कथन 2 गलत है। जीआईबी की सबसे अधिक आबादी राजस्थान के डेजर्ट नेशनल पार्क में है, न कि गुजरात में। Q56 संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में राज्यसभा के सभापति संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। 2. भारत में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर संसद की संयुक्त बैठक में मतदान किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल 1 और 2, दोनों D होल न, तो 1 और न ही 2। उत्तर D होल न, तो 1 और न ही 2। व्याख्या: कथन 1 गलत है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता क्रमशः लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। राज्यसभा के सभापति, उपराष्ट्रपति इसकी अध्यक्षता कभी नहीं करते। कथन 2 गलत है। धन्यवाद प्रस्ताव पर दोनों सदनों में अलग अलग चर्चा और मतदान होता है, संयुक्त बैठक में नहीं। Q57 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में कुछ राज्यों में जनजातीय कल्याण के प्रभारी मंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है। इस संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। 1. राजस्थान, 2. झारखंड, 3. छत्तीसगढ़, 4. ओडिशा। उपर्युक्त राज्यों में से कितने राज्यों में संविधान द्वारा ऐसे मंत्री की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल केवल 3, D होल सभी 4। उत्तर C केवल 3। व्याख्या: कथन 2, 3 और 4 सही हैं। अनुच्छेद 164 के अनुसार झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा में जनजातीय मंत्री होना अनिवार्य है। कथन 1 गलत है। राजस्थान इस सूची में शामिल नहीं है। 94वें संशोधन 2006 द्वारा बिहार को हटाकर झारखंड और छत्तीसगढ़ को जोड़ा गया था। Q58 भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अतिरिक्त अनुदान तब प्रदान किया जाता है जब सरकार को किसी नई सेवा पर खर्च करने की आवश्यकता होती है, जिसे उस विशेष वित्तीय वर्ष के वार्षिक बजट में प्रारंभ में शामिल नहीं किया गया था। 2. लेखानुदान विशेष रूप से सरकार को सेवा की अप्रत्याशित प्रकृति के कारण भारत के संसाधनों पर अप्रत्याशित मांगों को पूरा करने में सक्षम बनाता है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल 1 और 2, दोनों D होल न तो 1 और न ही 2। उत्तर A केवल 1। व्याख्या: कथन 1 सही है। अतिरिक्त अनुदान एडिशनल ग्रांट नई सेवाओं के लिए होता है जो मूल बजट में नहीं थी। कथन 2 गलत है। लेखानुदान वोट ऑन अकाउंट बजट पारित होने तक के खर्चों के लिए होता है। अप्रत्याशित मांगों के लिए प्रत्यानुदान वोट ऑफ क्रेडिट का उपयोग किया जाता है। Q59 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन I भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति को भारत की संसद के समानांतर एक विधायी शक्ति माना जाता है। कथन 2 राष्ट्रपति द्वारा केवल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी किया जा सकता है जिन पर संसद कानून बना सकती है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? A कथन I और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन I का सही व्याख्या है। B खोल कथन I और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन I का सही व्याख्या नहीं है। C होल कथन I सही है लेकिन कथन 2 गलत है। D कथन I गलत है लेकिन कथन 2 सही है। उत्तर D कथन I गलत है लेकिन कथन 2 सही है। व्याख्या: कथन I गलत है। अध्यादेश शक्ति समानांतर नहीं है। यह केवल तब उपयोग की जाती है जब संसद सत्र में न हो। यह संसद की शक्ति का विकल्प नहीं बल्कि एक आपातकालीन प्रावधान है। कथन 2 सही है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां संसद की शक्तियों के सहविस्तृत कोएक्सटेंसिव हैं। Q60 याओंडे घोषणा का उल्लेख कभी कभी निम्नलिखित में से किसके संबंध में समाचारों में होता है? A जैव विविधता की क्षति को संबोधित करना और पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा और बहाली को बढ़ावा देना। B फोल जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने और नम्यता निर्माण में विकासशील देशों को सहायता देने के लिए वित्त पोषण को दोगुना करना। C होल मलेरिया से संबंधित मृत्यु दर का उन्मूलन। D जीवन, आजीविका और स्वास्थ्य तथा आर्थिक, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय परिसंपत्तियों में आपदा जोखिम और क्षति में कमी। उत्तर C मलेरिया से संबंधित मृत्यु दर का उन्मूलन। व्याख्या: विकल्प C सही है। मार्च 2024 में अफ्रीकी देशों ने याओंडे घोषणा याओंडे डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य मलेरिया से होने वाली मौतों को रोकना और इस बीमारी को खत्म करना है। Q61 भारत का संविधान संसद को राज्य सूची में सूचीबद्ध विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है।
उस संदर्भ में निम्नलिखित परिस्थितियों पर विचार करें। 1. जब लोकसभा विशेष बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित करती है। 2. जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लागू हो। 3. जब 2 या अधिक राज्य संसद से राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण का संयुक्त अनुरोध करते हैं। उपर्युक्त में से कितनी परिस्थितियों में भारत की संसद को संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में सूचीबद्ध विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार है? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल तीनों, D होल कोई नहीं। उत्तर B होल केवल 2। व्याख्या: परिस्थिति 2 और 3 सही है। आपातकाल और राज्यों के अनुरोध पर संसद कानून बना सकती है। परिस्थिति 1 गलत है। राज्य सूची पर कानून बनाने का प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, अनुच्छेद 249, लोकसभा द्वारा नहीं। Q62 निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करें। 1. न्यायिक जमा राशि। 2. सरकार द्वारा ट्रेजरी बिल जारी करके जुटाए गए ऋण। 3. अनिवासी भारतीयों द्वारा भारत को भेजी गई धनराशि। 4. भविष्य निधि जमा। उपर्युक्त में से कितने भारत के लोक लेखा पब्लिक अकाउंट में जमा किए जाते हैं? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल केवल 3, D होल सभी 4। उत्तर C केवल 3। व्याख्या: विकल्प 1, 3 और 4 सही हैं। ये जनता का पैसा है जो सरकार के पास ट्रस्ट में रहते हैं, जैसे PF, NRI जमा, न्यायिक जमा। इन्हें लोक लेखा में रखा जाता है। विकल्प 2 गलत है। ट्रेजरी बिल जारी कर लिया गया कर्ज भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड का हिस्सा होता है। Q63 निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करें। 1. किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त होने के लिए व्यक्ति की आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। 2. किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य होना चाहिए। 3. राज्यपाल की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करना चाहिए। उपर्युक्त विकल्पों में से संविधान में कितने प्रावधान निर्धारित किए गए हैं? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल तीनों, D होल कोई नहीं। उत्तर A केवल 1। व्याख्या: प्रावधान 1 सही है। अनुच्छेद 157 के अनुसार 35 वर्ष की आयु संवैधानिक शर्त है। प्रावधान 2 गलत है। यह शर्त राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के लिए है। राज्यपाल के लिए केवल भारत का नागरिक होना और 35 वर्ष का होना पर्याप्त है। प्रावधान 3 गलत है। मुख्यमंत्री से परामर्श करना एक परंपरा, कन्वेंशन है। संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। Q64 संसदीय समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं बन सकते। 2. यह समिति विधिक अनियमितताओं के साथ साथ सार्वजनिक व्यय की विवेकशीलता की भी जांच करती है। 3. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG को इस समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक बताया गया है। उपर्युक्त कथनों में निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति का उल्लेख किया गया है? 1 होल प्राक्कलन समिति, B सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति, C लोक लेखा समिति, D होल कार्य मंत्रणा समिति। उत्तर C लोक लेखा समिति। व्याख्या: विकल्प C सही है। लोक लेखा समिति PAC में कोई मंत्री सदस्य नहीं होता। यह व्यय की कानूनी शुद्धता और बुद्धिमानी, प्रोप्राइटी, दोनों की जांच करती है। CAG इसकी सहायता करता है, इसलिए उसे समिति का गाइड कहा जाता है। Q65 भू विरासत स्थलों, जियो हेरिटेज साइट्स और भारत में उनके स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। भू विरासत स्थल, स्थान 1 पांडवुला गुट्टा, तमिलनाडु 2, रामगढ़ क्रेटर, राजस्थान 3, क्रिटेशियस जीवाश्मों के साथ कराई संरचना की उत्खात भूमियां, तेलंगाना 4, लोनार झील, महाराष्ट्र। ऊपर दिए गए युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल केवल 3, D होल सभी 4। उत्तर B होल केवल 2। व्याख्या: युग्म 2 और 4 सही हैं। रामगढ़ क्रेटर राजस्थान में है और लोनार झील महाराष्ट्र में है। युग्म 1 गलत है। पांडवुला गुट्टा तेलंगाना में स्थित है, न कि तमिलनाडु। युग्म 3 गलत है। कराई संरचना तमिलनाडु में स्थित है, न कि तेलंगाना। Q66 भारतीय संसद के संदर्भ में विभागीय स्थायी समितियों DRSCS के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1. वर्तमान में भारतीय संसद में 24 विभागीय स्थायी समितियां हैं। 2. प्रत्येक विभागीय स्थायी समिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल होते हैं। 3. प्रत्येक विभागीय स्थायी समिति का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के साथ समाप्त होता है।
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। ए केवल 1 और 2B केवल 2 और 3C केवल 2D 1, 2 और 3। उत्तर ए केवल 1 और 2। व्याख्या। कथन 1 और 2 सही हैं। वर्तमान में 24 समितियां हैं, 16 लोकसभा और 8 राज्यसभा के तहत। प्रत्येक में 31 सदस्य होते हैं, 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। कथन 3 गलत है। इन समितियों का कार्यकाल केवल 1 वर्ष होता है, न कि लोकसभा के पूरे कार्यकाल 5 वर्ष तक। Q67 राज्य विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. राज्यपाल द्वारा विधान परिषद के लिए सदस्यों के मनोनयन को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। 2. विधान परिषद की वास्तविक सदस्य संख्या राज्य विधानसभा द्वारा निर्धारित की जाती है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सत्य है? हैं सही। A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल 1 और 2। दोनों D होल न तो 1 और न ही 2। उत्तर A केवल 1। व्याख्या। कथन 1 सही है। राज्यपाल द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा के क्षेत्र से किए गए मनोनयन की वैधता पर अदालत में सवाल नहीं उठाया जा सकता। कथन 2 गलत है। परिषद की अधिकतम और न्यूनतम सदस्य संख्या संविधान द्वारा निर्धारित है। विधानसभा की कुल संख्या का 1/3 और कम से कम 40। वास्तविक संख्या संसद द्वारा कानून बनाकर तय की जाती है, विधानसभा द्वारा नहीं। Q68 राज्य विधानमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित विधेयकों पर विचार कीजिए। 1. राज्य विधानसभा में एक विधेयक का लंबित होना। 2. राज्य विधानसभा द्वारा पारित किंतु राज्य विधान परिषद में लंबित विधेयक। 3. राज्य विधान परिषद में लंबित विधेयक लेकिन राज्य विधानसभा द्वारा पारित नहीं किया गया। 4. राज्य विधान परिषद द्वारा पारित तथा राज्य विधानसभा में लंबित विधेयक। राज्य विधानसभा के विघटित होने पर उपरोक्त में से कितने विधेयक व्यपगत हो जाएंगे? A होल केवल 1, B होल सिर्फ 2, C होल केवल 3, D होल सभी 4। उत्तर C केवल 3। व्याख्या। बिंदु 1, 2 और 4 सही हैं। विधानसभा में लंबित विधेयक 1, विधानसभा द्वारा पारित होकर परिषद में लंबित विधेयक 2 और परिषद द्वारा पारित होकर विधानसभा में लंबित विधेयक 4 विधानसभा भंग होने पर समाप्त लैप्स हो जाते हैं। बिंदु 3 गलत है। वो विधेयक जो केवल परिषद में लंबित है और जिसे अभी तक विधानसभा ने पारित नहीं किया है, वो विधानसभा भंग होने पर व्यपगत नहीं होता। Q69 राज्य विधान परिषद और राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. दोनों ही सलाहकारी निकाय हैं जिनके पास कोई प्रभावी विधायी संशोधन शक्ति नहीं है। 2. दोनों ही मनोनयन के माध्यम से विज्ञान और कला में विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं। 3. दोनों स्थायी निकाय हैं और विघटन के अधीन नहीं हैं। उपरोक्त कथनों में से कितने सत्य हैं? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल तीनों, D होल कोई नहीं। उत्तर B होल केवल 2। व्याख्या। कथन 2 और 3 सही हैं। दोनों में विशिष्ट क्षेत्रों से सदस्य मनोनीत होते हैं और दोनों ही स्थायी सदन हैं जो कभी भंग नहीं होते। उनके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। कथन 1 गलत है। राज्यसभा एक शक्तिशाली विधायी निकाय है। साधारण विधेयकों और संविधान संशोधन विधेयकों के मामले में उसकी शक्तियां लोकसभा के लगभग बराबर हैं। केवल विधान परिषद एक सलाहकारी निकाय के रूप में सीमित शक्तियां रखती है। Q70 हाल ही में विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 जारी की गई। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा प्रकाशित की गई। 2. रिपोर्ट के अनुसार बिहार का बेगूसराय विश्व का सबसे प्रदूषित महानगरीय शहर है। 3. विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में भारत विश्व में सबसे प्रदूषित देश के रूप में उभरा है। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल तीनों, D होल कोई नहीं। उत्तर A केवल 1। व्याख्या। कथन 2 सही है। 2023 की IQAir रिपोर्ट के अनुसार बेगूसराय दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र था। कथन 1 गलत है। ये रिपोर्ट स्विस संगठन IQAir द्वारा जारी की जाती है, न कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO द्वारा। कथन 3 गलत है। भारत विश्व का थर्ड सबसे प्रदूषित देश था। पहले स्थान पर बांग्लादेश था। Q71 भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में एक संसद सदस्य MP के मत का मूल्य बराबर है। A सभी राज्यों की कुल जनसंख्या, विधायकों की कुल संख्या। B होल देश की कुल जनसंख्या बटाए सांसदों की कुल संख्या। C फोल सभी राज्यों के सभी विधायकों के वोटों का कुल मूल्य बाई निर्वाचित सांसदों की कुल संख्या। D फोल सभी राज्यों के विधायकों के वोटों की कुल संख्या बटा सांसदों की कुल संख्या। उत्तर
सी सभी राज्यों के सभी विधायकों के वोटों का कुल मूल्य बटा निर्वाचित सांसदों की कुल संख्या। व्याख्या। विकल्प सी सही है। सांसद के मत का मूल्य निकालने के लिए सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित विधायकों के मत मूल्यों के योग को संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से विभाजित किया जाता है। Q72 भारत के राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल के दौरान प्राप्त विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. अपने कार्यकाल के दौरान वो किसी भी सिविल कार्यवाही से मुक्त है। 2 महीने का नोटिस देने के बाद उसके व्यक्तिगत कृत्यों के संबंध में उसके पदावधि के दौरान उसके विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही शुरू की जा सकती है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही हैं? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल 1 और 2, दोनों D होल न तो 1 और न ही 2। उत्तर D होल न तो 1 और न ही 2। व्याख्या। कथन 1 गलत है। राष्ट्रपति को उनके व्यक्तिगत कार्यों के लिए सिविल दीवानी कार्यवाही से पूर्ण मुक्ति नहीं है। 2 महीने का नोटिस देकर ऐसी कार्यवाही की जा सकती है। कथन 2 गलत है। कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में आपराधिक क्रिमिनल कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती, चाहे वो व्यक्तिगत कार्य ही क्यों न हो। Q73 संयुक्त राज्य अमेरिका USA के राष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति के बीच तुलना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1. भारत के विपरीत अमेरिका में देशीयकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने वाला उम्मीदवार राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकता है। 2. भारत के विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति अपने जीवनकाल में केवल 2 बार ही चुना जा सकता है। 3. भारत के विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को विशेषित वीटो का अधिकार प्राप्त है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3, D 1, 2 और 3। उत्तर D 1, 2 और 3। व्याख्या। तीनों कथन सही हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति केवल जन्मजात नागरिक ही बन सकता है। कथन 1। वहां कोई व्यक्ति केवल 2 बार राष्ट्रपति रह सकता है। कथन 2। अमेरिकी राष्ट्रपति विशेषित वीटो क्वालिफाइड वीटो का प्रयोग करते हैं, जिसे विधायिका उच्च बहुमत से निरस्त कर सकती है, जबकि भारतीय राष्ट्रपति के पास ये शक्ति नहीं है। कथन 3। Q74 निम्नलिखित परिस्थितियों पर विचार करें। 1. प्रधानमंत्री की नियुक्ति तब की जाती है जब लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न हो। 2. मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी जब वो लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त न कर सके। 3. अध्यादेश जारी करना जब परिस्थितियां ऐसी हों। 4. संघीय विधि के विरुद्ध अपराध के आरोपी और दोषी व्यक्ति को क्षमादान देना। उपर्युक्त में से कितनी परिस्थितियों में भारत का राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है? 1 होल केवल 1, B होल सिर्फ 2, C होल केवल 3, D होल सभी 4। उत्तर B होल सिर्फ 2। व्याख्या। परिस्थिति 1 और 2 सही हैं। त्रिशंकु लोकसभा में PM चुनना और विश्वास खो चुकी मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करना राष्ट्रपति के विवेकाधीन अधिकार हैं। परिस्थिति 3 और 4 गलत हैं। अध्यादेश जारी करना और क्षमादान देना मंत्रिपरिषद की सलाह पर आधारित होता है। यह राष्ट्रपति का व्यक्तिगत विवेक नहीं है। Q75 भारत में कपास उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत में कपास का उत्पादन पिछले 5 वर्षों से लगातार बढ़ रहा है। 2. भारत में पिछले 5 वर्षों में कपास के निर्यात में वृद्धि का रुझान देखा गया है। 3. पिछले 5 वर्षों में भारतीय कपास उत्पादन में लगातार वृद्धि देखी गई है। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल 3 और D होल कोई नहीं। उत्तर D कोई नहीं। व्याख्या। तीनों कथन गलत हैं। कृषि आंकड़ों के अनुसार भारत में कपास का उत्पादन और निर्यात मौसम की स्थिति और वैश्विक मांग के कारण पिछले 5 वर्षों में घटता बढ़ता रहा है। इसमें कोई लगातार वृद्धि कंटिन्यूअस इंक्रीज का रुझान नहीं देखा गया है। Q76 भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. संविधान में प्रधानमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है। 2. किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने से पहले लोकसभा में अपना बहुमत साबित करना होगा। 3. जो व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही हैं? 1 होल केवल 1, B केवल 1 और 2, C केवल 2 और 3, D 1, 2 और 3। उत्तर A केवल 1। व्याख्या। कथन 1 सही है। अनुच्छेद 75 केवल यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन विस्तृत प्रक्रिया नहीं दी गई है। कथन 2 गलत है। राष्ट्रपति पहले नियुक्ति कर सकते हैं और फिर एक निश्चित समय के भीतर बहुमत साबित करने को कह सकते हैं। कथन 3 गलत है।
एक व्यक्ति जो संसद सदस्य नहीं है उसे भी पीएम नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते वो 6 महीने के भीतर किसी भी सदन का सदस्य बन जाए। Q77 निम्नलिखित निकायों पर विचार करें। 1. अंतर्राज्य परिषद। 2. नीति आयोग की शासी परिषद। 3. क्षेत्रीय परिषदें। 4. राष्ट्रीय विकास परिषद। उपर्युक्त में से कितने निकायों का नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री करते हैं? ए होल केवल 1, बी होल सिर्फ 2, सी होल केवल 3, डी होल सभी 4। उत्तर सी केवल 3। व्याख्या। कथन 1, 2 और 4 सही हैं। प्रधानमंत्री अंतर्राज्य परिषद, नीति आयोग की शासी परिषद गवर्निंग काउंसिल और राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी के अध्यक्ष होते हैं। कथन 3 गलत है। क्षेत्रीय परिषदों जोनल काउंसिल्स की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा की जाती है। Q78 भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों मृत्युदंड का क्षमादान कर सकते हैं। 2. राष्ट्रपति के विपरीत राज्यपाल उन मामलों में क्षमादान नहीं दे सकते जहां सजा कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई हो। 3. राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर प्रयोग की जाती है, जबकि राज्यपाल की क्षमादान शक्ति विवेकाधीन है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए खोल केवल 1, बी खोल केवल 2, सी खोल केवल 1 और 3, डी खोल केवल 2 और 3। उत्तर बी खोल केवल 2। व्याख्या। कथन 2 सही है। केवल राष्ट्रपति को ही कोर्ट मार्शल सैन्य अदालत द्वारा दी गई सजा को क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है, राज्यपाल को नहीं। कथन 1 गलत है। केवल राष्ट्रपति ही मृत्युदंड को पूरी तरह क्षमा पार्डॉन कर सकते हैं। राज्यपाल मृत्युदंड को केवल स्थगित या पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, लेकिन उसे पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते। कथन 3 गलत है। दोनों ही राष्ट्रपति और राज्यपाल क्षमादान शक्तियों का प्रयोग संबंधित मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। यह विवेकाधीन शक्ति नहीं है। Q79 भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. संविधान के अनुसार किसी को केवल सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर ही पद से हटाया जा सकता है। 2. संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले महाभियोग प्रस्ताव पर उस सदन के कुल सदस्यों के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए जिस सदन में इसे प्रस्तुत किया जा रहा हो। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों डी होल न तो 1 और न ही 2। उत्तर बी होल केवल 2। व्याख्या। कथन 2 सही है। महाभियोग का आरोप लगाने वाले प्रस्ताव पर उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने अनिवार्य हैं और 14 दिन का नोटिस देना होता है। कथन 1 गलत है। राष्ट्रपति को केवल संविधान के उल्लंघन वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर हटाया जा सकता है। सिद्ध कदाचार या अक्षमता का आधार जजों के लिए होता है। Q80 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अभिषेक जनन पार्थेनोजेनेसिस का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए. अलैंगिक प्रजनन का एक रूप जिसमें जीव अपने खोए हुए शरीर के अंगों को पुनर्जीवित करता है। बी. खोल लैंगिक प्रजनन का एक रूप जिसमें 2 जनक जीव आनुवंशिक सामग्री को संयोजित करके संतान उत्पन्न करते हैं। सी. अलैंगिक प्रजनन का एक रूप जिसमें एक जीव 2 समान आकार की संतानों में विभाजित हो जाता है। डी. अलैंगिक प्रजनन का एक रूप जिसमें एक अंडाणु शुक्राणु द्वारा निषेचित हुए बिना ही एक जीव में विकसित हो जाता है। उत्तर डी. अलैंगिक प्रजनन का एक रूप जिसमें एक अंडाणु शुक्राणु द्वारा निषेचित हुए बिना ही एक जीव में विकसित हो जाता है। व्याख्या। विकल्प डी सही है। पार्थेनोजेनेसिस वो प्रक्रिया है जिसमें बिना निषेचन फर्टिलाइजेशन के ही भ्रूण का विकास होता है, जैसे कुछ मधुमक्खियों और छिपकलियों में। अन्य विकल्प ए. पुनर्जनन है, बी. लैंगिक प्रजनन है और सी. द्विखंडन बाइनरी फिशन है। Q81 निम्नलिखित में से कौन संविधान में प्रावधान न किए गए किसी आकस्मिक स्थिति में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए प्रावधान कर सकता है? ए. होल राष्ट्रपति, बी. भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सी. प्रधानमंत्री, डी. भारत की संसद। उत्तर ए. राष्ट्रपति। व्याख्या। विकल्प ए सही है। अनुच्छेद 160 के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वह ऐसी किसी भी आकस्मिक परिस्थिति जो संविधान में वर्णित नहीं है में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए उचित व्यवस्था कर सकते हैं। Q82 संघ और राज्य सरकारों के निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार करें। 1. किसी राज्य का राज्यपाल। 2. केंद्रीय मंत्रिपरिषद। 3. मुख्य निर्वाचन आयुक्त CEC। भारतीय संविधान के अनुसार उपरोक्त पदाधिकारियों में से कितने राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं? ए. होल केवल 1,
बी होल केवल 2, सी होल तीनों, डी होल कोई नहीं। उत्तर बी होल केवल 2। व्याख्या। बिंदु 1 और 2 सही हैं। राज्यपाल और केंद्रीय मंत्री मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पद धारण करते हैं। बिंदु 3 गलत है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीईसी को पद से हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं रहते। Q83 संसद की संयुक्त संसदीय समितियों जेपीसी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इन्हें संसद के एक सदन में प्रस्ताव पारित करके तथा दूसरे सदन द्वारा सहमति देकर स्थापित किया जाता है। 2. परंपरा के अनुसार इनमें संसद के दोनों सदनों से बराबर संख्या में सदस्य होते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2 दोनों, डी होल नहीं तो 1 और नहीं 2। उत्तर ए केवल 1। व्याख्या। कथन 1 सही है। जेपीसी का गठन एक सदन द्वारा प्रस्ताव पारित करने और दूसरे सदन की सहमति के बाद किया जाता है। कथन 2 गलत है। जेपीसी में सदस्यों का अनुपात आमतौर पर 2:1 होता है, लोकसभा से दुगुने सदस्य। इसमें दोनों सदनों के सदस्यों की संख्या बराबर नहीं होती। Q84 निम्नलिखित संसदीय प्रस्तावों पर विचार करें। 1. अविश्वास प्रस्ताव। 2. विशेषाधिकार प्रस्ताव। 3. निंदा प्रस्ताव। 4. कटौती प्रस्ताव। उपर्युक्त में से कितने प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल केवल 3, डी होल सभी 4। उत्तर सी केवल 3। व्याख्या। बिंदु 1, 3 और 4 सही हैं। अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव और कटौती प्रस्ताव कट मोशंस केवल लोकसभा में ही लाए जा सकते हैं क्योंकि सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। बिंदु 2 गलत है। विशेषाधिकार प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है। Q85 हाल के भौगोलिक संकेत जीआई टैग और उनसे संबंधित राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। जीआई टैग राज्य 1, रूपा तारकसी चांदी की जरदोजी का कार्य मध्य प्रदेश 2, नरसापुर क्रोशेलेस आंध्र प्रदेश 3, रीसा टेक्सटाइल्स त्रिपुरा। ऊपर दिए गए युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल तीनों, डी होल कोई नहीं। उत्तर बी होल केवल 2। व्याख्या। युग्म 2 और 3 सही हैं। नरसापुर क्रोशेलेस आंध्र प्रदेश का है और रीसा टेक्सटाइल्स त्रिपुरा का है। युग्म 1 गलत है। रूपा तारकसी कटैक सिल्वर फिलिग्री ओडिशा का जीआई टैग है, न कि मध्य प्रदेश का। Q86 संसद में विशेष उल्लेख स्पेशल मेंशन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ये एक ऐसी व्यवस्था है जो राज्यसभा में उपलब्ध है। 2. जो मामले प्रश्नकाल और आधे घंटे की चर्चा में नहीं उठाए जा सकते, उन्हें विशेष उल्लेख स्पेशल मेंशन के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? एक होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2 दोनों, डी होल नहीं तो 1 और नहीं 2। उत्तर सी होल 1 और 2 दोनों। व्याख्या। दोनों कथन सही हैं। विशेष उल्लेख राज्यसभा की प्रक्रिया का हिस्सा है। लोकसभा में इसके समकक्ष नियम 377 के तहत मामले उठाए जाते हैं। यह उन लोक महत्व के मुद्दों के लिए है जो अन्य संसदीय साधनों से नहीं उठाए जा सके। Q87 संघ सरकार के भारित व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1. ऋण और देयताएं जिनका भुगतान भारत सरकार द्वारा किया जाना आवश्यक है। 2. संसद द्वारा उन राज्यों को दिया जाने वाला अनुदान जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। 3. किसी भी राज्य द्वारा लिए गए ऋण के संबंध में गारंटी प्रदान करने के लिए आवश्यक व्यय। 4. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की पेंशन। 5. सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासनिक व्यय। उपर्युक्त में से कितने प्रावधान भारत की समेकित निधि पर भारित व्यय का हिस्सा हैं? ए होल सिर्फ 2, बी होल केवल 3, सी होल केवल 4, डी होल सभी 5। उत्तर डी सभी 5। व्याख्या। सभी बिंदु सही हैं। ये सभी मदें भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड पर भारित चार्ज होती हैं, जिसका अर्थ है कि इन पर संसद में चर्चा तो हो सकती है लेकिन मतदान नहीं होता। ध्यान दें कि हाईकोर्ट के जजों का वेतन राज्य की निधि पर होता है लेकिन उनकी पेंशन केंद्र भारत की संचित निधि पर भारित होती है। Q88 राज्य विधानमंडलों के विशेषाधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसे अपनी रिपोर्ट, बहस और कार्यवाही प्रकाशित करने का अधिकार है। 2. वो अपनी प्रक्रियाओं और कार्यप्रणाली के संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बना सकती है।
3. इसके सदस्यों को न्यायिक सेवा से छूट प्राप्त है। उपर्युक्त में से कितने राज्य विधानमंडल के सामूहिक विशेषाधिकार हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल तीनों, डी होल कोई नहीं। उत्तर बी होल केवल 2। व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं। रिपोर्ट प्रकाशित करना और नियम बनाना सामूहिक कलेक्टिव विशेषाधिकार हैं जो पूरे सदन को प्राप्त हैं। कथन 3 गलत है। न्यायिक सेवा जैसे गवाह के रूप में पेश होने से छूट सदस्यों का व्यक्तिगत विशेषाधिकार है, सामूहिक नहीं। Q89 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह संसदीय प्रक्रिया में एक भारतीय नवाचार है और 1954 से अस्तित्व में है। 2. सदन की कार्यवाही के नियमों में इसका उल्लेख है। 3. संसद के सदस्यों को यह अधिकार है कि वे अविलंबनीय सार्वजनिक महत्व के किसी मामले को मंत्री के ध्यान में ला सकें तथा उस मामले पर उनसे आधिकारिक वक्तव्य प्राप्त कर सकें। उपरोक्त कथन भारतीय राजनीति में निम्नलिखित में से किस संसदीय प्रक्रिया को प्रतिबिंबित करते हैं? ए होल व्यवस्था का प्रश्न, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, बी होल प्रश्नकाल, सी होल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, डी होल अनुपस्थिति अवकाश लीव ऑफ एब्सेंस। उत्तर सी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। व्याख्या: विकल्प सी सही है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कॉलिंग अटेंशन मोशन भारतीय नवाचार है और नियमों में इसका स्पष्ट उल्लेख है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी लोक महत्व के विषय पर मंत्री का आधिकारिक बयान प्राप्त करना होता है। Q90 हाल ही में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शक्ति महोत्सव का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में संगीत नाटक अकादमी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह शिक्षा मंत्रालय के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। 2. अकादमी के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सत्य हैं? एक होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों डी होल ना तो 1 और न ही 2। उत्तर बी होल केवल 2। व्याख्या: कथन 2 सही है। संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। कथन 1 गलत है। यह संस्कृति मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत एक स्वायत्त निकाय है, न कि शिक्षा मंत्रालय के तहत। साथ ही ये सांविधिक निकाय नहीं बल्कि एक पंजीकृत सोसाइटी है। Q91 संसद सदस्य की सदस्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1. कोई व्यक्ति एक साथ संसद और राज्य विधानमंडल दोनों का सदस्य नहीं हो सकता। 2. संसद के दोनों सदनों के लिए निर्वाचित सदस्य को किसी एक सदन में सेवा करने का विकल्प चुनना होगा, अन्यथा उसकी लोकसभा सीट रिक्त हो जाएगी। 3. यदि कोई सदस्य राज्यसभा में 2 सीटों के लिए निर्वाचित होता है तो उसे एक के लिए अपना विकल्प चुनना होगा, अन्यथा उसकी दोनों सीटें रिक्त हो जाएंगी। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। उत्तर सी केवल 1 और 3। व्याख्या: कथन 1 सही है। अनुच्छेद 101 के तहत कोई व्यक्ति एक साथ संसद और राज्य विधायिका का सदस्य नहीं रह सकता। कथन 3 सही है। यदि कोई व्यक्ति एक ही सदन में 2 सीटों पर चुना जाता है तो उसे एक चुननी होती है, वरना दोनों सीटें खाली हो जाती हैं। कथन 2 गलत है। यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के लिए चुना जाता है तो उसे 10 दिनों में बताना होता है कि वह किस सदन में रहना चाहता है। सूचना न देने पर उसकी राज्यसभा की सीट रिक्त होती है, लोकसभा की नहीं। Q92 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित वारंट द्वारा की जाती है। 2. किसी राज्य के राज्यपाल का पद केंद्रीय सरकार के अधीन नियोजन माना जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों डी होल न तो 1 और न ही 2। उत्तर ए केवल 1। व्याख्या: कथन 1 सही है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और राजमुद्रा युक्त आज्ञापत्र वारंट के माध्यम से की जाती है। कथन 2 गलत है। सर्वोच्च न्यायालय 1979 के अनुसार राज्यपाल का कार्यालय एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है। यह केंद्र सरकार के अधीन कोई रोजगार या नियोजन एम्प्लॉयमेंट नहीं है। Q93 भारत की आकस्मिकता निधि के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा से सही हैं? 1. भारत की आकस्मिकता निधि की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267(1) के तहत की गई है। 2. भारत की संचित निधि के विपरीत भारत की आकस्मिकता निधि से भुगतान संसदीय विनियोग के बिना किया जा सकता है। 3. यह निधि राष्ट्रपति की ओर से वित्त सचिव द्वारा प्रबंधित की जाती है।
नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। उत्तर डी 1, 2 और 3। व्याख्या: तीनों कथन सही हैं। यह निधि अनुच्छेद 267 के तहत आकस्मिक खर्चों के लिए बनाई गई है। इससे पैसा निकालने के लिए संसद की पूर्व स्वीकृति जरूरी नहीं है, बाद में ली जाती है। इसका प्रबंधन राष्ट्रपति की ओर से वित्त मंत्रालय का सचिव करता है। Q94 किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. जो व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उसे मुख्यमंत्री नियुक्त नहीं किया जा सकता। 2. संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाने से पहले विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना आवश्यक है। 3. मुख्यमंत्री राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए होल केवल 1 और 3, बी केवल 2, सी होल केवल 2 और 3, डी केवल 3। उत्तर डी केवल 3। व्याख्या: कथन 3 सही है। मुख्यमंत्री विधानसभा या विधान परिषद, यदि हो, में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। कथन 1 गलत है। जो व्यक्ति सदस्य नहीं है उसे भी नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते वो 6 महीने के भीतर सदस्यता प्राप्त कर ले। कथन 2 गलत है। राष्ट्रपति, राज्यपाल पहले नियुक्ति कर सकते हैं और फिर एक निश्चित समय सीमा के भीतर बहुमत साबित करने को कह सकते हैं। Q95 भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्राकृतिक गैस मिलने की संभावना है? 1. असम अराकान बेसिन, असम। 2. खंभात की खाड़ी, गुजरात। 3. कावेरी बेसिन, तमिलनाडु। 4. बेसिन क्षेत्र, महाराष्ट्र। 5. बाड़मेर, राजस्थान। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ए केवल 1, 3, 4 और 5, बी केवल 2, 3, 4 और 5, सी केवल 1, 2, 3 और 4, डी 1, 2, 3, 4 और 5। उत्तर डी 1, 2, 3, 4 और 5। व्याख्या: सभी विकल्प सही हैं। इन सभी क्षेत्रों में हाइड्रोकार्बन के भंडार पाए जाते हैं। असम, गुजरात तट, कावेरी डेल्टा, महाराष्ट्र का अपतटीय क्षेत्र और राजस्थान का मरुस्थलीय भाग प्राकृतिक गैस और तेल के प्रमुख उत्पादक या संभावित क्षेत्र हैं। Q96 निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करें। 1. संसद के सदस्यों को मंत्री के रूप में नियुक्त करना। 2. मंत्रियों को विभाग सौंपना और आवश्यकता पड़ने पर परिवर्तन करना। 3. सभी मंत्रियों की गतिविधियों पर नियंत्रण रखना। 4. राष्ट्रपति को किसी भी मंत्री को बर्खास्त करने की सलाह देना। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में उपर्युक्त में से कितने कार्य निष्पादित किए जाते हैं? ए होल केवल 1, बी होल सिर्फ 2, सी होल केवल 3, डी होल सभी 4। उत्तर सी केवल 3। व्याख्या: बिंदु 2, 3 और 4 सही हैं। प्रधानमंत्री विभागों का बंटवारा करते हैं, मंत्रियों के काम का समन्वय करते हैं और उन्हें हटाने की सलाह दे सकते हैं। बिंदु 1 गलत है। मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यद्यपि प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रधानमंत्री स्वयं नियुक्ति नहीं करते। Q97 कैबिनेट सचिवालय और प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. कैबिनेट सचिवालय और पीएमओ भारत सरकार के सांविधिक निकाय हैं। 2. कैबिनेट सचिवालय सीधे गृह मंत्री के अधीन कार्य करता है, जबकि पीएमओ सीधे प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। 3. कैबिनेट सचिवालय मंत्रालयों के बीच कामकाज के सुचारू संचालन को सुगम बनाता है, जबकि पीएमओ प्रधानमंत्री को सचिवीय सहायता प्रदान करता है। 4. कैबिनेट सचिवालय के विपरीत प्रधानमंत्री कार्यालय का ये कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को सरकार की प्रमुख गतिविधियों से अवगत कराता रहे। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए होल केवल 2 और 3, बी केवल 1 और 3, सी होल केवल 3, डी केवल 2 और 4। उत्तर सी केवल 3। व्याख्या: कथन 3 सही है। कैबिनेट सचिवालय का मुख्य कार्य अंतर मंत्रालयी समन्वय है, जबकि पीएमओ प्रधानमंत्री की निजी सहायता के लिए है। कथन 1 गलत है। ये दोनों विभाग संवैधानिक या सांविधिक नहीं बल्कि कार्यकारी एग्जीक्यूटिव विभाग हैं। कथन 2 गलत है। कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है, गृह मंत्री के नहीं। कथन 4 गलत है। राष्ट्रपति को जानकारी देना प्रधानमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य अनुच्छेद 78 है, जिसमें पीएमओ उनकी सहायता करता है, लेकिन यह कोई विशेष विभेदक नियम नहीं है। Q98 निम्नलिखित विधेयकों पर विचार करें। 1. नए राज्यों के गठन के लिए विधेयक। 2. धन विधेयक। 3. भारत की संचित निधि से व्यय से संबंधित विधेयक। 4. व्यापार की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाला राज्य विधेयक। 5. कराधान को प्रभावित करने वाला एक विधेयक
जिसमें राज्यों की रुचि हो, उपर्युक्त में से कितने विधेयकों को विधानमंडल में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है? ए होल केवल 2, बी होल केवल 3, सी होल केवल 4, डी होल सभी 5। उत्तर डी सभी 5। व्याख्या: सभी विकल्प सही हैं। इन सभी श्रेणियों के विधेयकों, चाहे संसद में हों या कुछ विशेष राज्य विधेयक के लिए, राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश या सहमति अनिवार्य है ताकि संघीय ढांचे और वित्तीय स्थिरता बनी रहे। Q99 निम्नलिखित में से किसके पास एक राज्य में नियुक्त राज्यपाल को उसके शेष कार्यकाल के लिए दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने का अधिकार है? ए होल राष्ट्रपति, बी होल मंत्रिपरिषद, सी होल मंत्रिमंडल, डी होल प्रधानमंत्री। उत्तर ए राष्ट्रपति। व्याख्या: विकल्प ए सही है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति के पास ही उन्हें कार्यकाल के दौरान एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने की शक्ति है। Q100 घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण HCES 2022-23 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह सर्वेक्षण सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन NSO द्वारा आयोजित किया जाता है। 2. छत्तीसगढ़ में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में घरों में औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय MPCE सबसे अधिक है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों, डी होल न तो 1 और न ही 2। उत्तर ए केवल 1। व्याख्या: कथन 1 सही है। HCES का आयोजन NSO MOSPI द्वारा ही किया जाता है। कथन 2 गलत है। आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ उन राज्यों में शामिल है जहां MPCE काफी कम है। सबसे अधिक MPCE वाले राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में सिक्किम, चंडीगढ़ और दिल्ली जैसे क्षेत्र शामिल हैं।